हेलो दोस्तों, आइए चंगेज़ आइतमातोव द्वारा लिखा पहला अध्यापक के लघु उपन्यास की शुरुआत करते हैं, मेरी यानी श्वेता सहल की आवाज़ में। मैं खिड़की खोल देता हूँ। झरने के स्वच्छ जल प्रवाह की भांति हवा कमरे में आने लगती है। धीरे धीरे छनते हुए नीले धुंधलके में मैं अपने उस चित्र के खाकों को बड़े ध्यान से देखने लगता हूँ जिसे मैंने शुरू कर रखा है। ये खाके बहुत से हैं क्योंकि मैं कितनी ही बार इसको नए सिरे से शुरू कर चुका हूँ, परंतु पूर्ण चित्र के बारे में अंतिम निर्णय कर पाने का वक्त अभी तक नहीं आया। मुझे अभी तक वह प्रमुख चिरवांछित तत्व नहीं मिला जो पलक मारते उत्तरोत्तर बढ़ती हुई स्पष्टता और अकथनीय सूक्ष्मता के साथ अनिवार्य रूप से आत्मा की गहराइयों में वैसे ही उतर जाता है जैसे ग्रीष्म ऋतु का यह प्रभात। पौ फटने से पहले की निस्तमता में मैं चहलकदमी करता और अपने चित्र के बारे में सोचता रहता हूँ। हर बार ऐसा ही होता है और हर बार मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरा चित्र अभी तक मेरी कल्पना में ही बसा हुआ है। मुझे यह पसंद नहीं कि काम पूरा होने से पहले ही उसकी चर्चा की जाए, अपने घनिष्ठ मित्रों से उसका जिक्र किया जाए। इसलिए नहीं कि अपने काम के बारे में मेरा दिल डरता है, बल्कि इसलिए कि जो बच्चा अभी पालने में ही है उसके बारे में यह कहना कठिन होता है कि वह बड़ा होकर कैसा निकलेगा। इसी भांति उस रचना के बारे में भी निर्णय करना बड़ा कठिन है जो अभी तक अधूरी है। परंतु इस बार मैंने अपना नियम बदल लिया है। मैं खुल्लम खुल्ला उस चित्र के बारे में जो अभी तक बना नहीं, अपने दिल की बात कह डालना चाहता हूँ। यह सनक नहीं है, मैं इसके अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यह काम मुझ अकेले के बस का नहीं है। मुझे लगता है कि यह कहानी जो मेरे अंतरतम को मथ रही है, जो मुझे तुलिका उठाने को मजबूर कर रही है, इतनी विशाल और इतनी विलक्षण है कि मैं अकेला उसे संभाल नहीं सकता। मैं डरता हूँ कि यह जाम कहीं छलक न जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी सहायता करें, अपने परामर्श दें। मैं चाहता हूँ कि बेशक अपनी कल्पना में ही वे फलक के पास मेरे साथ खड़े रहे, कि वे भी मेरी भांति मानसिक हलचल अनुभव करें। अपने हृदयों को उद्वेलित होने दीजिए। मेरे निकट आइए, मैं यह कहानी कहे बिना रह नहीं सकता। हमारा कुरकुरेव गांव पहाड़ों के दामन में बसा है, जहां अनेक दर्रों में से शोर मचाती पहाड़ी नदियां बहती हैं। गांव के नीचे दूर दूर तक सुनहरा मैदान फैला है, विशाल कजाक स्टेपी, जिसकी सीमाओं को काले पहाड़ों की श्रेणियां क्षितिज के साथ साथ पश्चिम की ओर जाने वाली रेलवे लाइन की काली रेखा आंकती है। गांव के ऊपर पॉपुलर के दो विशालकाय पेड़ एक टीले पर खड़े हैं। जिस दिन से मैंने होश संभाला है, ये पेड़ मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। किसी भी दिशा से हमारे गांव की ओर जाने पर ये दोनों विशालकाय पेड़ प्रकाश स्तंभों की भांति नजर आते हैं। या तो इस कारण कि बचपन के दिनों में मन पर अंकित होने वाले प्रभाव मनुष्य को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, या फिर शायद इसलिए कि मैं चित्रकार हूँ। मेरे लिए इसकी व्याख्या करना कठिन है। हर बार रेलगाड़ी से उतरने के बाद स्टेपी को लांघकर गांव की ओर जाते हुए मेरी आंखें बरबस अपने इन प्यारे पेड़ों को खोजने लगती हैं। वे चाहे कितने ही ऊंचे क्यों न हो, फिर भी शायद इतनी दूरी से उन्हें फौरन देख पाना संभव नहीं है, मगर मैं सदा उनकी उपस्थिति को महसूस कर लेता हूँ। मुझे वे सदा नजर आ जाते हैं। कितनी ही बार बहुत दूर के इलाकों से कुरकुरे को लौटते हुए मैं बड़ी आतुरता से यह सोचता हूँ कि क्या मैं शीघ्र ही उन जुड़वा पॉपुलर वृक्षों को देख पाऊँगा। काश मैं जल्दी से जल्दी गांव में पहुँच जाऊँ। काश मैं जल्दी से जल्दी उस टीले पर आ पहुँचूँ और पेड़ों के तनों के पास खड़े होकर पॉपुलर वृक्षों के पत्तों को अनंत संगीत को सुन पाऊँ। गांव में तरह तरह के अनेकों पेड़ हैं,
परंतु इन पॉपुलर वृक्षों की अपनी विशेषता है। इनकी अपनी विशेष भाषा है और शायद इनकी विशिष्ट संगीतमयी आत्मा भी है। रात हो या दिन, जब भी यहाँ आओ, निरंतर हिलते हुए शिखरों, झूमती हुई टहनियों और पत्तों वाले थे ये पॉपुलर के पेड़ भिन्न भिन्न स्वरों में गुंजार करते रहते हैं। इनका संगीत कभी थमता नहीं। बाद में बहुत से साल बीत जाने पर मैं इन पॉपुलर वृक्षों का रहस्य समझ पाया। ऊंचे टीले पर खड़े और चारों ओर की हवाओं से प्रभावित होने वाले इन पॉपुलर वृक्षों को हवा के हल्के हल्के झोंके भी उद्वेलित करते रहते हैं। इनका पत्ता पत्ता कांप उठता है। इस सीधी सीधी हकीकत के जाहिर हो जाने से मैं निराश नहीं हुआ हूँ। हृदय पर अंकित बचपन की वह अनुभूति आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये दोनों पॉपुलर वृक्ष मेरे लिए आज भी विलक्षण हैं, मानो वे सब प्राण और सजीव हो। वहाँ उनके निकट मेरा बचपन मानो हरे रंग के कांच के अद्भुत टुकड़े की भांति पड़ा रहा गया है। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने से पहले पढ़ाई के आखिरी दिन हम लड़के यहाँ पक्षियों के घोंसले तोड़ने आ जाते थे। शोरगुल मचाते, सीटियाँ बजाते। हर बार जब हम टीले पर भागते हुए चढ़ते तो विशालकाय झूलते हुए पॉपुलर अपने शीतल साए और प्यार भरी सरसराहट के साथ हमारा स्वागत करते और हम मन चले लड़के नंगे पांव एक दूसरे का सहारा लेते हुए टहनियों और डालों को पकड़ पकड़ कर हाथों और पैरों के बल पेड़ों पर चढ़ जाते। पक्षियों के राज्य में हलचल मच जाती। चीं चीं करते हुए पक्षियों के झुंड हमारे ऊपर से उड़ जाते, लेकिन हम इस सब की ओर कोई ध्यान नहीं देते। उल्टे हम ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाते, यह होड़ करते कि कौन अधिक साहसी, कौन अधिक फुर्तीला है। और सहसा उस गगनचुंबी शिखर से, पक्षियों की उड़ान की ऊंचाई से हमारी आंखों के सामने मानो जादू की छड़ी से प्रसार और प्रकाश का अद्भुत संसार खुल जाता। पृथ्वी की महिमा के सामने हम मंत्रमुग्ध से रह जाते। अपनी अपनी टहनियों शाखाओं पर बैठे हम दम साध लेते, पक्षियों और उनके घोंसलों को भूल जाते। यहाँ से हमें सामूहिक फार्म का अस्तबल, जिसे हम संसार की सबसे बड़ी इमारत समझते थे, साधारण सी कोठरी जैसा नजर आता। गांव के पीछे अछूती स्टेपी का अनंत प्रसार फैलता हुआ धुंधलके में खो जाता था। हम उसकी नीलिमा से ढकी दूरियों को जहाँ तक नजर आती जाती आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और हमें धरती के अनेकानेक क्षेत्र नजर आते, जिनके अस्तित्व की हम पहले कल्पना तक नहीं करते थे। ऐसी नदियाँ नजर आती जिनके बारे में हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। क्षितिज पर चांदी के बारीक धागों की भांति नदियाँ झिलमिलाती। पॉपुलर वृक्षों पर बैठे हुए हम सोचा करते, क्या यह दुनिया का छोर है या इसके आगे भी ऐसा ही आकाश है, ऐसे ही बादल है, स्टेपी और नदियाँ है। पॉपुलर वृक्षों पर बैठे हम ऊंचाइयों पर बहने वाली हवाओं की अलौकिक ध्वनियाँ सुनते और जवाब में पेड़ों के पत्ते बड़े महत्वपूर्ण ढंग से फुसफुसाते। हमें लगता जैसे वे उन लुभावने रहस्यपूर्ण प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं जो नीलिमा से ढकी दूरियों के पीछे छिपे हुए हैं। मैं पॉपुलर वृक्षों की साए साए सुनता रहता और मेरा दिल भय और आवाज से धक धक करने लगता। पॉपुलरों की इस अंतहीन सरसराहट में मैं उन अजनबी दूरियों का स्वप्न देखा करता, परंतु एक बात के बारे में मैंने उन दिनों कभी नहीं सोचा था। वह यह कि ये पेड़ किसने यहाँ लगाए थे, उसके मन में क्या था, उसके होठों पर कौन से शब्द थे जब उसने पेड़ों को रोपा था। किन आशाओं को दिल में संजोए उसने यहाँ पहाड़ी पर इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे गांव में इस टीले को, जहाँ ये पॉपुलर खड़े हैं, किसी कारण द्विसैन का स्कूल कहा जाता था। मुझे याद है कि अगर कभी किसी का घोड़ा खो जाता और वह उसे खोजता हुआ किसी राहगीर से पूछता, सुनो तो, तुमने मेरा घोड़ा तो कहीं नहीं देखा, तो उसे अक्सर यही जवाब मिलता, वहाँ द्विसैन के स्कूल के पास रात को घोड़े चल रहे थे,
वहाँ जाओ, मुमकिन है तुम्हें वहाँ अपना घोड़ा मिल जाए। बड़ों की नकल करते हुए हम छोकरे भी सोचे समझे बिना यही दोहराया करते। आओ दोस्तों, दुईसैन के स्कूल को चले। पॉपुलर के पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया को उड़ाई। सुनने में आया था कि किसी ज़माने में इस टीले पर एक स्कूल हुआ करता था। हमने उसका नाम निशान तक नहीं देखा। बचपन में मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं उसके खंडहर ही देख पाऊँ। इसके लिए मैं बहुत घूमता रहा, पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि एक हरियालीहीन टीले को दुईसैन का स्कूल का नाम दिया जाए। बाद में मैंने बड़े बूढ़ों से पूछा कि यह दुईसैन कौन था। एक बुजुर्ग ने लापरवाही से हाथ झटक कर कहा, दुईसैन कौन था? वही जो अभी भी यहाँ रहता है, लंगड़ी भेड़ वालों की औलाद। बहुत मुद्दत पहले वह युवा कम्युनिस्ट लीग का सदस्य हुआ करता था। टीले पर तब एक टूटा फूटा बाड़ा था। दुईसैन ने वहाँ एक स्कूल खोला था, बच्चों को पढ़ाया करता था। वह भी क्या कोई स्कूल था, केवल नाम को ही स्कूल था। वे दिन भी खूब थे। तब तो जो कोई भी घोड़े पर सवार हो जाता, रकाब में पाँव रख लेता, वही संचालक बन बैठता। दुईसैन भी ऐसा ही आदमी था, जो मन में आता वही करता। अब तो उस बाड़े की एक ईंट भी बाकी नहीं रही। हाँ, उसका नाम जरूर बचा रहा है।